नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी कहीं ना कहीं आज के ज़माने की सच्चाई को दिखाता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे इंसान की भी नीयत में खोट ला देता है। और अगर किसी को उस पैसे की ज़रूरत हो तो फिर ये तो बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है। एक सुबह एक सफाई कर्मचारी अपना काम ख़त्म करके एक ग्राउंड में बैठकर खाना खा रहा होता है। खाना ख़त्म करने के बाद जब वो अपना हाथ धोने के लिए ग्राउंड के एक किनारे पर एक पेड़ के पास पहुंचता है तो उसकी नज़र वहाँ रखे एक बैग पर पड़ती है जो कि बिल्कुल नया दिख रहा था। जब उसने वो बैग देखा तो चारों तरफ पहले अपनी नज़र दौड़ाई कि कहीं ये बैग किसी ने यहाँ पर लाकर तो नहीं रखा है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था और उसने उस बैग को खोलने की कोशिश की। जब उसने वो बैग खोलकर देखा तो वो पूरा का पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था। करीब करीब अगर उसमें पैसे होंगे तो वो 10 से 15 करोड़ की अमाउंट होगी। इतने पैसे देखने के बाद उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिमाग में तुरंत यह आने लगा कि अब वो इतने बड़े बैग को अपने साथ लेकर कैसे जाएगा। लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई ना होने के वजह से वो बैग उसे लेकर जाने में काफ़ी आसानी समझ में आ रही थी। उसने वैसा ही किया। वो तुरंत उस बैग को अपने साथ खींच कर लेकर जाने लगा। बैग काफ़ी बड़ा होने के वजह से उसे मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन इतने सारे पैसे देखने के बाद उसे छोड़ता कौन है। जैसे तैसे वो उस बैग को अपने घर में लेकर आ गया और उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी कह सकते हो आप। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर अब तो इसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस पैसे को किस तरीके से और कहाँ कहाँ खर्च करेगा। लेकिन इतने सारे पैसे पास में होने के बाद उसके दिमाग में जो भी चीज़ें आ सकती थी वो सारी चीज़ें बारी बारी करके आने लगी। रात भर नींद ना आते हुए वो अपनी प्लानिंग्स को जारी रखे हुए था। फिर उसी प्लानिंग के साथ कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला, लेकिन अचानक रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे, उसे एक अजीब सी आवाज़ अपने कमरे में आने लगी और वो आवाज़ उसे बार बार यही कह रही थी कि ये मेरे पैसे हैं, इसे तुम कैसे लेकर आ गए। और इस आवाज़ के साथ उसकी नींद अचानक खुल गई। लेकिन जब उसकी नींद खुली और उसने देखा तो उस छोटी सी झोपड़ी में उसे उस बैग और उसके अलावा कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर से उसे ऐसा लगा कि ये उसका वहम होगा या फिर वो कोई सपना देख रहा होगा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वो सोने की कोशिश कर ही रहा था, अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला कोई दबा रहा है और उसके शरीर पर कोई बैठा हुआ है। उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और अब उस भार से उसका दम घुटना शुरू हो गया था। थोड़ी देर में दम घुटने के वजह से उसकी जान जा चुकी थी और उसकी जान जाने के बाद वो वहीं अपनी झोपड़ी में पड़ा हुआ था। अगली सुबह उसकी बहन और बहन का पति उससे मिलने के लिए उसके घर पर आए, लेकिन उनको उस झोपड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ दिखा तो वो बिना दरवाज़ा खटखटाए झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। जब वो झोपड़ी के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सामने बिस्तर पर उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। वहाँ उस झोपड़ी में
जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो सारा सामान पूरी तरह से झोपड़ी में बिखरा पड़ा हुआ था। और वहाँ पर एक नया बहुत ही महंगा बैग पड़ा हुआ था। जब उस बैग को उस बहन ने देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये इतना महंगा बैग तो मेरे भाई का हो नहीं सकता है, तो ये किसका है और इसके अंदर क्या है। और उसने अपने भाई की लाश को छोड़कर पहले उस बैग को खोलकर देखा। जब उस बैग को उसने खोला तो उसकी और उसके पति की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भी इतना सारा पैसा एक साथ अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। दोनों के मन में लालच आ गया। उन्होंने अपने भाई के मौत के बारे में किसी को भी कुछ बताने से पहले उस बैग को वहाँ से हटाकर अपने घर पर पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उन्होंने यही किया। बैग को अपने घर पर सही सलामत पहुंचाने के बाद फिर बहन ने पुलिस वालों को और मोहल्ले वालों को ये बात बताई कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। अब उसके भाई की मौत होने के बाद आगे पीछे उसका कोई भी नहीं था, तो जो भी क्रियाकर्म की विधि करनी थी वो बहन और जीजा ने ही की। वैसे भी इतने पैसे मिलने के बाद ये चीज़ें करना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। उसी पैसों में से थोड़े बहुत पैसे खर्च करके उसने अंतिम विधि पूरी कर दी थी। भाई के मरने का कोई भी दुख उस बहन के चेहरे पर तो दिख ही नहीं रहा था। उन दोनों पति पत्नी के नज़रों में लालच इस तरह से भरा हुआ था कि अब वो भी उन पैसों को किस तरीके से और कहाँ कहाँ खर्च करने वाले थे, ये प्लानिंग उन दोनों की चल रही थी। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना सारा पैसा अगर वो खर्च करेंगे भी तो कैसे करेंगे। और वो भी यही प्लान करते करते रात में सो गए। और जब रात में वो सोए, रात के करीब 2-2:30 बजे, उनको भी उनके घर में आज वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन आज उसके शब्द काफ़ी अलग थे। उसका ये कहना था कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को खर्च करने की। और ये पैसे उन दोनों ने खर्च कर दिए थे, जो कि शायद उन्हें नहीं करने चाहिए थे। थोड़ी देर बाद उस घर में सारी चीज़ें उन दोनों के आंखों के सामने हवा में तैरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों काफ़ी डरे हुए थे। दोनों बार बार माफ़ी मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो ये भाई के यहाँ से मिला। लेकिन उस आवाज़ में बार बार एक ही सवाल सामने आ रहा था कि तुमने ये पैसे खर्च क्यों किए, और इसका जवाब उन दोनों के पास नहीं था। थोड़ी देर बाद पत्नी के आंखों के सामने पति के शरीर के चीथड़े उड़ने लगे। पति को इस बुरी तरीके से टुकड़ों में बांटा था उस शक्ति ने, जो कि दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर ये देखकर पत्नी जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी, अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। लेकिन ये शक्ति उसे माफ़ करने वाली नहीं थी, क्योंकि गलती उसकी भी बराबर की थी। और फिर थोड़ी ही देर में उसके भी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। पति पत्नी दोनों के शरीर के चीथड़े पूरे घर में फैले हुए थे। कुछ दिन बाद जब पड़ोसियों को उस घर से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी, तब पड़ोसियों ने पुलिस वालों को कॉल किया और कॉल करके उनको वहां आने के लिए कहा। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाजे को तोड़ने के बाद जो नज़ारा पुलिस वालों के आंखों के सामने था, वो नज़ारा आज से पहले कभी भी उन्होंने ना तो देखा था और ना ही सोचा था।
लाश के इस तरह से टुकड़े शायद बॉम्ब से उड़ाने पर भी नहीं होते होंगे, जैसे चीथड़े वहां पर बिखरे हुए थे। ये भी समझना मुश्किल था कि वो किसी इंसान के लाश के टुकड़े हैं या किसी जानवर के। लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने ये बताया कि वहाँ एक पति पत्नी का जोड़ा रहा करता था, जिसके भाई की मौत अभी ही कुछ दिनों पहले हुई थी, और भाई की मौत के भी बारे में खबर इसी पुलिस वाले को दी गई थी। जब वो घर में आए और उन्होंने घर को चेक किया तो उन्हें भी वो पैसे से भरा हुआ बैग वहाँ पर मिला, और वो बैग उन्होंने अपने अंडर रख लिया ताकि वो इस केस की पूरी तरह से तफ्तीश कर सकें, क्योंकि ये दोनों घर के लोग पैसे से इतने मजबूत नहीं थे कि उनके पास इतना बड़ा अमाउंट कहीं से भी आ सके। तो उनको कहीं ना कहीं शक इस चीज़ पर जा रहा था कि शायद यही पैसा वजह है इन सबके मौतों की। वो पैसे से भरा हुआ बैग पुलिस स्टेशन में एविडेंस रूम में रख दिया गया था, जिसकी देख रेख की जिम्मेदारी उसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास थी। आज के केस की जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी वो सब करने के बाद वो अपने घर चला गया था, और वहाँ जाने के बाद उसकी पत्नी आज भी रोज़ की तरह उसका इंतज़ार कर रही थी। उस पुलिस वाले की एक छोटी सी बेटी थी जिसकी उम्र करीब 10 साल की होगी, लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उसको कैंसर था, जिसके इलाज के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए थे, और इस पुलिस वाले के पास उतने सारे पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी बेटी का पूरी तरह से इलाज नहीं करवा पा रहा था। और रोज़ रोज़ पत्नी एक ही सवाल पूछा करती थी, क्या हुआ, कुछ पैसे का इंतज़ाम हुआ क्या? डॉक्टर ने कहा है जो भी थेरेपी शुरू करवानी है वो जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बेटी के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और हर रोज़ की तरह आज भी उस पुलिस वाले ने वही जवाब दिया कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ भी पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। दोनों माँ बाप अपने बच्चे के लिए काफ़ी परेशान थे, लेकिन ऐसे इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, जितनी कि ना तो इनकी सैलरी थी और ना ही इनकी कोई ऊपर की कमाई थी। इस वजह से इनके पास जो भी सेविंग्स थी वो तो पहले ही बेटी के शुरुआती दौर के इलाज में ख़त्म हो चुकी थी। अब आज उनके दिमाग में पैसे इंतज़ाम करने की बात हर रोज़ की तरह चल रहा था। रह रह कर उनके दिमाग में वो पैसे का बैग आ रहा था। उनके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा था कि अगर वो उसमें से थोड़े पैसे निकाल कर अपनी बेटी का इलाज करवा भी लें तो किसी को क्या पता चलेगा, क्योंकि अभी तक किसी को ये भी नहीं पता कि उस बैग में पैसे कितने हैं। लेकिन इनकी ईमानदारी ने इनको बांध रखा था, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। और यही सोचते सोचते उनकी आँख कब लगी उनको पता भी नहीं चला। लेकिन अचानक उनकी नींद रात में अपनी पत्नी के चीख से खुल गई, और वो चीख चीख कर अपने पति को उठा रही थी। ये कह रही थी कि देखो हमारी बेटी को क्या हो गया, वो फिर से बेहोश हो गई है, अभी जल्दी उठिए, उसे वापस से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो भागते हुए अपनी बेटी के पास पहुँचे। बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। दोनों माता पिता अपने बच्चे को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास पहुंच गए। वहां पर डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने साफ साफ कहा
अब आपकी बेटी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर इसका इलाज 1 हफ्ते के अंदर शुरू नहीं कराया गया तो शायद आप अपनी बेटी को बचा नहीं पाएंगे। ये बात बहुत बड़ी थी उन माता पिता के लिए, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। आखिरी रास्ता उनके पास भी अब सिर्फ यही बचा था कि वो उस बैग से पैसे निकाल लें। उन्होंने पहले ये बात अपनी पत्नी को बताई और पत्नी ने भी यही सलाह दी कि अगर आप उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हमारी बेटी बच जाएगी। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। माता पिता दोनों अपनी बेटी के प्यार से मजबूर थे। आखिरकार उस पुलिस वाले ने ये फैसला कर लिया कि उसे उसी बैग से पैसे लेने पड़ेंगे, लेकिन उसकी ईमानदारी उसको इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। और डॉक्टर के काफ़ी बोलने के बाद कि आप जल्दी से जल्दी पैसे का इंतज़ाम कीजिए, वरना आप सच में सिर्फ पछताते ही रह जाएंगे। पुलिस वाला ना चाहते हुए भी पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। रात के वक्त पर वहाँ पर काफ़ी कम स्टाफ हुआ करता था और वहाँ पर उसके पहुँचने के बाद किसी ने कोई भी पूछताछ नहीं की, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि एविडेंस को चेक करने के लिए वो किसी भी वक्त आ जाया करते थे। उन्होंने एविडेंस रूम की चाबी ली और उस कमरे में वो पहुंच गए। बैग उनके सामने पड़ा हुआ था, पैसे भी उनके सामने थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे उस पैसे को हाथ लगाने में, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी कोई भी गलत काम ना तो किया था और ना ही किसी गलत काम को कभी सपोर्ट किया था। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि एक तरफ उनके बच्ची की ज़िंदगी थी और एक तरफ ये हराम के पैसे जो कि वो कभी भी नहीं लेना चाहते थे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बार बार उनके कानों में डॉक्टर की बात, पत्नी की बात और बच्ची की कराहने की आवाज़ें गूंज रही थी। वो रोते बिलखते अपने भगवान को याद करने लगे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। ये कहने लगे, भगवान, आज तक मैंने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया, लेकिन आज आपने मुझे इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि या तो मैं इस गलत काम को चुन लूं या अपनी बेटी की ज़िंदगी को। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, बताइए मैं क्या करूं। और अचानक उसके कान में एक आवाज़ आई। उसने कहा, ये पैसे मेरे हैं, ये पैसे तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये आवाज़ सुनते ही वो पुलिस वाला चारों तरफ देखने लगा कि उस कमरे में अगर वो अकेला है तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहीं कोई और तो नहीं जो उसकी बातें सुन रहा हो। उसने घूम घूम कर पूरे कमरे में चेक किया, लेकिन वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद वापस से वो आवाज़ उसके कान में आई और उस आवाज़ ने कहा, ये पैसे मेरे हैं, मेरी मदद करो और ये पैसे ले लो। उसने डरते हुए कहा, कौन 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 हो तुम, और ये पैसे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि ये पैसे उसे जहाँ से मिले हैं कहीं वहीं से तो कोई नहीं है। लेकिन उसके इतना सवाल पूछते ही उसके सामने एक अजीब सी धुंधली सी आकृति सामने बनने लगी, जिसकी उम्र करीब करीब 30 से 35 साल की रही होगी और उसके शरीर पर काफ़ी सारी चोटें थीं, जिसको देखकर ये पुलिस वाला बहुत ज़्यादा डर गया और उसने डरते हुए ही कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसने कहा, मेरा नाम सुमित है और मैं यहीं सागर के पास का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और
ये पैसे मेरे हैं, इन्हीं पैसों के वजह से मेरी मृत्यु हो गई। फिर ये बात सुनकर अब पुलिस वाले को उस सुमित की कहानी जाननी थी। उसने पूछा, कैसे तुम्हारी मृत्यु हो गई, और ये पैसे अगर तुम्हारे हैं तो ये पैसे यहाँ पर कैसे पहुँचे? फिर सुमित ने कहा, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरी मदद करोगे, मुझे इंसाफ दिलाओगे, और ये पैसे मैंने मेरी माँ के लिए कमाए थे ताकि मैं मेरे मरे हुए पिता के सारे कर्जे उतार सकूं और अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। फिर पुलिस वाले ने वादा करते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुमित, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे भी ये तो मेरा काम है, तुम बताओ तुम्हारी ये हालत किसने और क्यों की है? फिर सुमित ने शुरू से अपनी बात बताना शुरू की। सुमित ने बताया कि वो एमपी सागर के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। उसके पिता के जाने के बाद वो ही अपनी माँ का ख्याल रखा करता था। उसके पिता ने काफ़ी सारे कर्ज लिए हुए थे सुमित की पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन पिता की मृत्यु सुमित की पढ़ाई पूरी होने के पहले ही होने के वजह से उसके ऊपर कर्ज भी बहुत आ चुका था और पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि वो अपनी माँ को वहाँ गांव में अकेले छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकता था। इसलिए धीरे धीरे उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना शुरू किया। कई सालों तक उसमें काम करने के बाद उसे एक बहुत बड़ी लैंड की डील करने का ऑफर मिला। वो डील करना काफ़ी मुश्किल था, जिसके पीछे करीब करीब 2-3 साल तक लगने के बाद अब ये डील आखिरकार होने वाली थी। सुमित के साथ इस डील में उसका बचपन का दोस्त भी शामिल था, जो उसके पार्टनर की तरह इस डील में काम कर रहा था। डील हो गई और डील होने के बाद दोनों के हिस्से में 10-10 करोड़ रुपए आए, लेकिन सुमित के दोस्त की नीयत इतने पैसे देखकर खराब हो गई, और जब डील खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने घर अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर आ रहे थे, तब सुमित के दोस्त ने सुमित पर अचानक से हमला कर दिया और उसे मार डाला। उसे मारने के बाद वो उसके हिस्से के पैसे लेकर वहाँ से भाग ही रहा था कि अचानक उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसे काफ़ी चोटें आईं, लेकिन वो वहाँ से आगे बढ़ा। एक्सीडेंट के वक्त उसे ये बात पता नहीं चली कि उसके गाड़ी की डिक्की में से वो बैग निकलकर उस पेड़ के पास गिर गया था। थोड़ी आगे तक पहुँचने के बाद उसकी भी मौत हो गई थी। जो आप लोगों को कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट का केस आया था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और वो बैग कुछ दिनों बाद उस सफाई कर्मचारी को मिला, और उस सफाई कर्मचारी ने लालच में आकर ये सारे पैसे हड़पने की कोशिश की, और ये मेरे मेहनत और मेरे खून की कमाई थी, जो मैं उसे कैसे ले जाने दे देता। इसलिए मैंने ही उसे मारा था। उसके बाद उसके घर पर उसकी बहन और उसका जीजा आया। उन दोनों के भी मन में इतने सारे पैसे देखकर लालच आ गया, और इस लालच में आकर वो दोनों अपने भाई के अंतिम क्रियाक्रम को करने से पहले इस बैग को वहाँ से चुरा कर ले गए, और उन्होंने इसी में से पैसे खर्च करके अपने भाई के क्रियाकर्म को पूरा किया। इसलिए मैंने उन दोनों की भी जान ले ली, और अब ये बैग आपको मिला है। मैंने आपको अभी तक कोई भी नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम ही होते हैं,
और आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं जो कि मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे इंसाफ दिला सकते हैं और मेरी माँ तक ये पैसे पहुँचा सकते हैं। आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत है आप ये पैसे इसमें से निकाल कर रख लो, लेकिन बाकी के बचे हुए पैसे आपको मेरी माँ को जाकर देने पड़ेंगे और मेरी माँ को जाकर मेरे बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि आज भी मेरी माँ को ये उम्मीद है कि शायद मैं वापस आ जाऊँगा। मेरी माँ को आज तक ये नहीं पता कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। आपको वो बॉडी लाकर मेरी माँ को देनी पड़ेगी जिससे कि वो मेरा अंतिम संस्कार कर सकें। सुमित की ऐसी कहानी सुनकर उस पुलिस वाले की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने सुमित से ये वादा किया कि वो इसमें से बस उतने ही पैसे खर्च करेगा जितने कि उसे उसकी बच्ची की इलाज के लिए चाहिए होंगे, और सुमित ने उसे ये इजाज़त दे दी थी। पुलिस वाले ने तुरंत उस बैग से अपनी ज़रूरत के पैसे निकालकर हॉस्पिटल में ले जाकर दे दिए और दूसरी तरफ ये बैग लेकर वो सुमित के बताए हुए पते पर पहुंच गया। वहाँ सुमित की माँ आज भी सुमित का रोज की तरह दरवाजे पर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। उसको देखते ही तुरंत वो पुलिस वाला समझ गया कि यही सुमित की माँ है और वो उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि आप सुमित की माँ हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ हाँ मैं ही सुमित की माँ हूँ। आपको कुछ पता चला क्या मेरे बेटे का? मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये बात सुनकर उस पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि वो इस बेचारी बूढ़ी माँ को कैसे उसके जवान बेटे की मौत की खबर दे। फिर उन्होंने कहा कि ये पैसे आपके लिए सुमित ने भिजवाए हैं, लेकिन उस पैसे को बिना देखे हुए ही दोबारा से सुमित की माँ ने उस पुलिस वाले से सवाल किया कि आप बताइए ना, बेटे ने पैसे भिजवाए हैं, मेरा बेटा है कहाँ? फिर ना चाहते हुए भी ये बात तो बतानी ही थी कि सुमित अब उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। और जैसे ही ये बात उन्होंने सुमित की माँ को बताई, वो बेचारी ज़मीन पर गिर गई और पीट पीट कर रोने लगी। वो इतनी ज़्यादा बेचैन और परेशान हो चुकी थी क्योंकि पहले ही वो अपने पति को खो चुकी थी। आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद, उनका बेटा, प्यारा इकलौता बेटा, आज वो भी उनको छोड़कर जा चुका था। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। बेटा जो चाहता था कि अपनी माँ की ज़िंदगी से पैसों के बदौलत जो भी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं वो दूर करने के लिए उसने ये पैसे तो भिजवा दिए, लेकिन जो कमी पति और बेटे के जाने से उनकी ज़िंदगी में आई थी, अब उस कमी को पूरा करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन ये जिम्मेदारी भी इस पुलिस वाले ने उठाई और उसने सुमित की बॉडी को लाकर उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया और बाद में अपने हिसाब से सुमित की माँ का ख्याल रखना भी शुरू कर दिया। वो समय समय पर हमेशा आते और सुमित की माँ का हालचाल पूछा करते थे। आज इस पुलिस वाली की बेटी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अब इनके भी जिंदगी में खुशहाली वापस आ चुकी है सुमित के ही बदौलत। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी पिछली कहानियों को भी सुनकर उस पर अपना फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
आपके पास अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं और चाहें तो हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।